नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ मोहम्मद रफ़ी के साथ। और आज हम बात करेंगे कानून की बात, जिसमें धारा 380 और 448 पर बात करेंगे। उसकी एक केस स्टडी आज हम अपने दर्शकों के आगे लेकर आए हैं। इस खबर को, इस शो को शुरू करूं उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा कि आज हमारे इस खास शो में जो खास मेहमान हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दीपक वर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद सर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं और एडवोकेट दीपक वर्मा जी से हम जानेंगे कि जो धारा 380 और 448 के तहत कि कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को जबरन कब्जा नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा करता है तो उसको पर क्या प्रोविज़न बनते हैं और किस तरह से उस परिवार को काम करना चाहिए, इसके केस स्टडी पर हम बात करेंगे। और साथ में इसको भी बहुत अच्छे से समझने का काम करेंगे कि आखिर धारा 380 और 448 है क्या। तो दीपक जी, आप हमें बताएं कि ये जो सबसे पहले की जो धारा 380 और 448 की जब हम बात कर रहे हैं, आखिर ये धारा है क्या? जो धारा 380 है वो थेफ्ट एट ड्वेलिंग हाउस, थेफ्ट एट एम्प्टी हाउस, मतलब बेसिकली किसी बिल्डिंग के अंदर चोरी होना, वो है, दैट इज धारा 380। और धारा 448 है, दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास, मतलब किसी की प्रॉपर्टी के अंदर घुसना। कोई एक मालिक जो नहीं है उस प्रॉपर्टी का मालिक और उसके पास कोई हक नहीं है उस प्रॉपर्टी के अंदर घुसने का, वो होता है धारा 448। तो इन दोनों धाराओं को लेकर एक केस स्टडी है जिसमें जानकारी है कि आपने ऐसे मामले में कोर्ट के माध्यम से एफआईआर तक दर्ज करवाई है और उस पीड़ित को जो है कोर्ट से राहत देने का काम करवाया है। क्या है वो पूरा केस? ये तिलक नगर थाने का मामला है। इसके अंदर पहले एक लेडी ने इनकी शॉप के अंदर मतलब दाखिल किया था, घुसे थे वो उस प्रॉपर्टी के अंदर। जब वो घुसे थे तो एक एफआईआर दर्ज हुई, जो 448 के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, जो सन 2012 में हुई थी। उसके बाद वो मामला चार्जशीट फाइल हुई कोर्ट के अंदर ट्रायल चला। और ड्यूरिंग द ट्रायल एक्यूज़ ने, जो लेडी एक्यूज़ थी, उसने स्टेटमेंट दी कि मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर ज़बरन नहीं घुसूंगी इन फ्यूचर। और उसके बेसिस पर ये कंडीशनली कंपाउंड हो गया मैटर। कंपाउंड रजामंदी से, मतलब कंप्लेनेंट की भी स्टेटमेंट ले ली कि वो भी आगे परस्यू नहीं करना चाहते, और अक्यूज़ की कंडीशन स्टेटमेंट के ऊपर ये मैटर ख़त्म हो गया। ये मैटर जनवरी में ख़त्म हुआ और फिर मार्च के अंदर सेम ही लेडी ने अपने बेटे के सहारे से, उनका बेटा जिसके पास, जहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है अभी, कि उनके पास भारत से बाहर, मतलब फ़ॉरेन का कहीं का रेजिडेंस है, उन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके साथ मिलकर उसने उस प्रॉपर्टी के अंदर घुसे, चोरी करी और फिर ज़बरन उस पर अपना ताला लगा के कब्जा ले लिया। जिसके ऊपर इन्होंने, मेरे मौवकिल ने कंप्लेंट फाइल करी थाने के अंदर। थाने ने, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने सुपीरियर ऑफिसर्स के पास करी, तब भी एक्शन नहीं लिया। फिर आखिरकार हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हम कोर्ट में गए। कोर्ट में ये बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि उस समय पर जो जज थे जिनके सामने वो स्टेटमेंट हुई थी, उन्हीं सेम जज के सामने ये मामला गया। उन्होंने एक एटीआर रिपोर्ट मंगाई, एक्शन टेकन रिपोर्ट पुलिस से, जिसके अंदर पुलिस ने बखूबी तरीके से ये कह दिया गया कि ये सेम प्रॉपर्टी नहीं है, हमें ये क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैंने ड्यूरिंग द ट्रायल, जब ये हियरिंग चल रही थी, मैंने पुरानी चार्जशीट मौजूद करी। कोर्ट ने उनको कॉपी सप्लाई करी। जब पुलिस से वेरिफिकेशन की दी तो कोर्ट ने एसएचओ से भी रिपोर्ट मंगाई और एसीपी से ये वेरीफाई कराया कि क्या ये सेम प्रॉपर्टी है। तो एसीपी ने ये लिख के दिया कि हाँ जी, ये सेम प्रॉपर्टी है, और जिसके अंदर उस लेडी ने ज़बरन घुसने की कोशिश की है और इसके बाद इसका कब्जा ले लिया है। जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट और सारे साक्ष्य और सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिए हैं, जिसके अंदर 380 और 448 का। जिस तरह से एडवोकेट साहब आप बता रहे हैं कि वही जो लेडीज़ है, वो उस लेडीज़ ने जब पिछली बार जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें उन्होंने कोर्ट को और अपने वकील के सामने एक रिटर्न में कहा था कि मैं इस प्रॉपर्टी में गैर कानूनी तरीके से नहीं दाखिल होंगी, ना कुछ करूँगी। उसके बावजूद भी उसने ऐसा किया। हाँ, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये कोर्ट के ऑर्डर का पालन ना करने का, निलंबित करने का है, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। इसने जो स्टेटमेंट को, जो अपनी खुद की स्टेटमेंट दी हुई थी इन द प्रेजेंस ऑफ हर काउंसिल, उनकी काउंसिल ने उसको आइडेंटिफाई भी करा हुआ था और कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, और उसके बाद भी उन्होंने ये किया। जो ये एक अपने आप में एक, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी अपराध है और जो 448 का अपराध बनता है, और चोरी का जो 380 का भी बनता है, वो बनता है।
मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई चीज़ें निकल कर आ रही हो तो ज़रूर आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और अभी इस खबर में हम और जानने का ये काम करेंगे कि एक तो वकील साहब आपसे ये सीधा एक सवाल है मेरा कि आखिर वो जो महिला है, जिस दुकान पर, जिस प्रॉपर्टी पर वो अपने कब्ज़े को ज़बरन जता रही है, दिखा रही है, आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है? और उस प्रॉपर्टी के जो असली ओनर हैं, उनका उनके साथ क्या रिलेशन है? असल में तो ये एक परिवार में ही हैं, ये उनकी जो मेरे मौवकिल हैं उनकी भाभी लगती हैं। और 1993 की एक विल है, उस विल के बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टी है जो है, जिसको हिस्सा किया था उनकी माताजी ने, तो उनकी माताजी ने विल के बेसिस पे हिस्सा किया, तो उनको एक दुकान दे दी गई थी, जिनके हिस्से में जो आया था उनके हिस्से में वो दे दिया गया था। और उस विल के बेसिस पे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ भी करी हुई है उन एक्यूज ने। मतलब कि जब परिवार है, मतलब कि उनकी माँ ने और उनकी भाभी की वो सास रहीं, तो जब अपने बेटे को, जब दोनों बेटों को जब प्रॉपर्टी दे दी, बाँट दी, हिस्सा दे दिया और साथ में विल कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आखिर उनकी भाभी अपने देवर की उस प्रॉपर्टी में दखल करने के पीछे भी तो कुछ ना कुछ तो एक सहारा मिल रहा होगा ना, कि क्यों घुसी? कि क्या उनका देवर को, वो अपने देवर को कमज़ोर समझती हैं, या वो सीधे इतने हैं कि उन पे दबंगाई का रूप दिखाया गया, या क्या वजह रही होगी? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली जो इनके हस्बैंड हैं, उनको बहुत साल पहले इस्तेमाल करने के लिए वह दुकान दी गई थी, बट वो सिर्फ़ इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी। उसके बाद जब वो एक्सपायर हो चुके हैं, जो एक्यूज़ के हस्बैंड हैं, और इसका कब्ज़ा जो है, मालिकाना हक़ भी और कब्ज़ा भी दोनों मेरे मौवकिल के पास है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ही जब पिछली बार कंप्लेंट हुई थी, जो सन 2012 में एफआईआर हुई थी 448 की, कोड 448 का सबसे मेन फीचर ये देखा जाता है, कोई भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले 448 के अंदर ये देखती है कि आप मालिक हैं या नहीं है, क्योंकि जब तक आप मालिक नहीं प्रूफ होगे तो वो ट्रेसपास नहीं हो सकती। ट्रेसपास का मतलब होता है कि आप किसी और की संपत्ति के अंदर घुस रहे हैं गैर मौजूदगी तरीके से, मतलब आपके पास कोई हक नहीं है और उस संपत्ति के अंदर आप घुस रहे हैं, तो वो ट्रेसपास होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो कंप्लेंट कर रहा है वो कंप्लेनेंट अपने आप को मालिक साबित करेगा। तो पिछली बार जब उन्होंने मालिक साबित किया था तभी एफआईआर दर्ज हुई थी, और ड्यूरिंग द ट्रायल चार्जशीट में भी उनको मालिक, कोर्ट ने इंक्वायरी, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, आईओ साहब ने इन्वेस्टिगेशन करी और चार्जशीट दाखिल करी, तो ये भी प्रूफ हुआ था कि वो मालिक हैं। वो मालिक होने के नाते ही कोर्ट ने फिर उनका ट्रायल चलाया, चार्जेस फ्रेम करे, ट्रायल चला, एविडेंस के टाइम पर ये मैटर जो है वो कंपाउंड हुआ था। सेम इसी तरीके से आज भी जब इस समय इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी, तो उन्होंने पता नहीं किस तरीके से, किस का प्रेशर लगा के या पुलिस के साथ गांठ बांट करके, कैसे करके उन्होंने इस बार पुलिस को एक्शन नहीं लेने दिया। तो सीनियर ऑफिशियल्स के पास कंप्लेंट देने के बाद भी एक्शन लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमें कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ाना पड़ा। देखिए, है ना, बड़े कमाल की एक बात ये समझ में आ रही है कि एक परिवार का सदस्य अपने बड़े भाई को अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि उसमें वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसमें दुकान है, उस दुकान का उपयोग कर सकता है, और अपनी प्रॉपर्टी जो उसके नाम है, अपने परिवार, अपने भाई के नाम दे दी। अब देने का मतलब ये क्या अधिकार हो जाता है कि वो अब उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करें। तो इस तरह से करके जो परिवार के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर, जो इस तरीके से करके लोग जो जबरन कब्ज़ा करने का काम करते हैं, तो उनके लिए संविधान के अनुसार जो 448 और 380, जिसके अंदर वो जब जबरन घुसते हैं तो उनके सामान को निकाल के बाहर फेंका, यानी कि अगर कोई भी जबरन करते हैं तो संविधान उस पीड़ित के लिए हमेशा खड़ा हुआ है और कानून उनके लिए मजबूत बने हुए हैं। और शायद उन्हीं कानून की बदौलत एडवोकेट साहब आपने कोर्ट में जो है मजबूती से अपने साक्ष्य और बात रखी। शायद कोर्ट ने इसीलिए जो आपके मुवक्किल हैं उनके लिए जो है एक रास्ता दिखाया और उनका हक उनको वापस देने का काम किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, कोर्ट ने एफआईआर करने के ऑर्डर दे दिए हैं, जिसमें अब डायरेक्शन है एसएचओ साहब को कि उसके अंदर एफआईआर दर्ज करी जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। मैं भी अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि अगर आपके साथ भी इस तरह की किसी भी चीज़ की, चाहे वो प्रॉपर्टी में दुकान हो, मकान हो या कोई भी जगह हो, अगर आपकी प्रॉपर्टी को आपको लगता है कि वो आपके नाम हैं, आपके कागज़ आपके नाम हैं और आप उस पे मजबूत हैं, और उसके बावजूद भी परिवार का, पड़ोस का या कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ दबंगाई करके आपकी प्रॉपर्टी पे
गैर कानूनी तरीके से कब्जा करना चाहता है, आपको डरा कर या किसी भी तरीके से, तो आप इस बात से बेफिक्र रहें। क्यों? क्योंकि कानून, संविधान आपके साथ है, क्योंकि इसमें एक प्रोविज़न जो 380 और 448 की जो हम बात कर रहे हैं, आपको जो है एक सहारा देने का बहुत बड़ा काम करता है। तो इस चर्चा को हम यहीं ख़त्म करेंगे और साथ में अपने दर्शकों से भी जानना चाहेंगे, अगर कोई भी खबर को सुनने के बाद आपकी कोई राय हो तो वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद सर।